नमस्कार। वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4 को रिवाइज किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक करंट को रिवाइज करने वाले हैं। तो बने रहना मेरे साथ में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिकों को रिवाइज करने वाले हैं या कौन कौन से मोटे मोटे टॉपिक यहाँ पे बनते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। सेकंड टॉपिक जो हमारा होगा यहाँ पे वो होगा करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। थर्ड टॉपिक जो हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे ये होगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। फोर्थ टॉपिक जो हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे ये होगा हमारा मोबिलिटी, गतिशीलता। फिफ्थ नंबर पे जो टॉपिक हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे ये टॉपिक होगा हमारा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ नंबर पे जो टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे ये होगा हमारा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सेवंथ नंबर पे जो टॉपिक हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं ये टॉपिक होगा हमारा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम का व्युत्पन्न। एट्थ नंबर पे जो टॉपिक हम देखेंगे ये होगा हमारा सेल, इसका ईएमएफ, इसका टीपीडी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल इक्वेशन। नाइन्थ नंबर पे जो टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे ये होगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का संयोजन। तो ये पूरे 9 टॉपिक है और इसके बाद आपका पूरा चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक करंट 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवाइज हो जाएगा। सारा सब कुछ हम यहां पे देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से और ये है अपना इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जैसे ये आपके पास एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। और इस कंडक्टर से टी सेकंड पे, टोटल टी सेकंड पे क्यू चार्ज फ्लो होता है। टी सेकंड पे क्यू चार्ज फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट होता है क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बहुत पहले से आपने ये पढ़ा है, छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आज आप बड़ी क्लास में आ चुके हो। सेम डेफिनेशन है, कोई फर्क नहीं है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक करंट होता है। बात क्लियर है? हालांकि ये जो टॉपिक है ये अपने सिलेबस में नहीं है 2021 के सिलेबस में, लेकिन ये बेसिक टॉपिक है, हमें पढ़ना जरूरी है, हमें समझना जरूरी है, क्योंकि ये समझ में आएगा तो आगे की कई चीजें समझ में आएगी। क्लियर है बात? बात करते हैं इसके अंदर एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। क्या? इंस्टेंटेनियस करंट। हिंदी में कहते हैं इसे तात्क्षणिक धारा। आई से प्रदर्शित कर देते हैं इसको। होता क्या है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना इलेक्ट्रिक करंट है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना इलेक्ट्रिक करंट है। पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब टाइम इंटरवल बहुत कम है, टाइम इंटरवल स्मॉल है। मतलब जैसे एक हेडलाइट जो होती है गाड़ी की, वो ब्लिंक करती है तो बहुत कम टाइम के लिए, उस टाइम पे जो चीज हम नोट करते हैं वो इंस्टेंटेनियस कहलाता है। किसी इंस्टेंट पे क्या होता है, टाइम इंटरवल आपका क्या है, कम है। तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल क्यू अपॉन डेल टी, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डी क्यू अपॉन डी टी में। ये कहलाता है मेरा इंस्टेंटेनियस करंट। कब यूज में लेते हैं? ये यूज में तब ही लेते हैं जब हमें किसी इंस्टेंट पे निकालना हो, और इंस्टेंट पे हम तभी निकाल पाते हैं जब आपका चार्ज जो होता है ये वेरिएबल होता है। चार्ज अगर वेरिएबल होगा तभी तो डी क्यू अपॉन डी टी आएगा, तभी तो इंस्टेंटेनियस करंट आएगा। क्लियर है बात? जब आपका चार्ज वेरिएबल हो तो कौन सी करंट यूज में लेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट, डी क्यू अपॉन डी टी। किसी जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, Q इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t। क्लियर है? T इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना करंट होगा, वो इंस्टेंटेनियस करंट होगा। कैसे निकालें? हम करें यहां पे डी क्यू अपॉन डी टी निकाल लेते हैं। कितना आ गया, 6t प्लस 5 आ गया। फिर t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 रख देंगे। कितना हो गया, 6 दूनी 12 5 17 एम्पियर करंट हो गया। ये इंस्टेंटेनियस करंट आ गया t इज इक्वल टू 2 सेकंड। क्लियर है? तो करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। बात करते हैं यहां पे इस इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की। किसकी? यूनिट की। यूनिट क्या होता है, आपने क्लास 11th में पढ़ी है, एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर इसकी यूनिट है। अच्छा, डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन, डायमेंशन आपकी यहां पे हो जाएगी ए। फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्या होगी, ए। अच्छा, एम्पियर को और आप क्या लिख सकते हो, चूंकि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है तो कूलाम पर सेकंड लिख सकते हो आप।
क्लियर है? तो यहां पे पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सेकंड हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, थर्ड हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी यूनिट क्या है और इसका डायमेंशन क्या है। क्लियर है? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। कुछ लोग बोलते हैं सर इसकी तो डायरेक्शन हम बताते हैं, तो फिर स्केलर क्यों ले रहे हैं? इसको स्केलर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता, वेक्टर सम जो होता है उसको ओबे नहीं करता, मतलब करंट का सम वेक्टरली नहीं होता है, इनका सम जो होता है वो एल्जेब्रिकली होता है, एल्जेब्रिकली सम होता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, कैसे बताएं इसकी डायरेक्शन। जैसे एक कंडक्टर है, ये इस कंडक्टर को हमने यहां पे बैटरी से जोड़ दिया, क्लियर है? यहां पे हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया। कंडक्टर में क्या उपस्थित है? फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये लो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो इन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इधर, 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 इधर। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन है, वहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है अगेंस्ट, तो यहां पे फोर्स लग गया इधर। क्लियर है? तो यहां पे डायरेक्शन के बारे में यह बताया जाता है कि जिस डायरेक्शन में आपके जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। जिस डायरेक्शन में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का? अपोजिट, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो करंट इस डायरेक्शन में। ये लो, तो प्लस से माइनस की ओर आपका करंट यहां पे फ्लो होगा। क्लियर है? तो यहां पे हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो जो चीज जाननी चाहिए थी वो देख ली कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर, हमने इसके डायरेक्शन के बारे में भी देख लिया। सेकंड नंबर के टॉपिक की बात करते हैं और यह है अपना करंट डेंसिटी। नंबर 2 और यह है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। सबसे पहली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। हाँ जी, तो डायरेक्शन क्या है इसकी? इसकी डायरेक्शन है, इट इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में आपका करंट डेंसिटी होता है। डायरेक्शन क्या हो गई? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में। सेकेंड चीज यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं कि करंट डेंसिटी जो होता है वो किसी पॉइंट पे डिफाइन होता है। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, जैसे ये कंडक्टर है, क्लियर है? और यहां पे जैसे इस पॉइंट पे मेरे को बताना है कितना करंट डेंसिटी है, पॉइंट पे बताया जाएगा। जैसे यहां पे पूछूं तो वो पॉइंट हो गया, किसी पॉइंट पे डिफाइन होगा करंट डेंसिटी। होता क्या है करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी होता क्या है? करंट डेंसिटी होता है आपका द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट परपेंडिकुलर फ्लोइंग, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग perpendicular to the per unit cross sectional area, per unit cross sectional area, the amount of electric current flowing perpendicular to the per unit cross sectional area। मतलब कितना पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या इलेक्ट्रिक करंट किस, मतलब कैसे परपेंडिकुलर, मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट परपेंडिकुलर, किसकी परपेंडिकुलर? एरिया की। मतलब जो जहां पे हम जैसे यहां पे निकाल रहे हैं, यहां पे तो ये एरिया हो गया, इसके चारों ओर अपन ने एक छोटा सा यहां पे कंसीडर कर लिया। अगर आपका आई है ये अलग अलग है तो हमने इसके चारों ओर कंसीडर करना एक छोटा सा स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस, लेट डीएस। और यहां पे करंट मान लिया मैंने क्या है? डी आई, क्या? डी आई।
और यहां पे चेक करना है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये एरिया परपेंडिकुलर है किसके, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, तब तो आपका जे क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी एस, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब ये जो एरिया है करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर है तब तो अपन लिख देंगे जी इक्वल टू डी आई अपॉन डी एस, क्लियर है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो, परपेंडिकुलर नहीं है तो मतलब कैसे हो कि जैसे ये मैं इधर बनाता हूं, रुको 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 रुको, ये देखो ये ऐसे हो, इधर शेप ऐसे हो, ये लो ऐसे है। अब ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, डीएस परपेंडिकुलर हुआ क्या, नहीं हुआ ना, ये आई हो गया इधर, ये लो, ये स्थिति होनी चाहिए थी इसकी, ये नहीं है। यहां से लेट मान लिया ये थीटा एंगल यहां से हट गया, ये स्थिति होनी चाहिए थी, तब तो अपन लिख देते डी आई अपॉन डी एस। तो यहां पे क्या होगा, ये डीएस हो गया ना, ये डीएस, ये घटक क्या होगा, ये कंपोनेंट क्या होगा, डी एस कॉस थीटा। तो यहां पे यहां से करंट जो निकल रहा है मेरा वो डी आई है, तो जे कितना हो गया, डी आई अपॉन डी एस कोस थीटा, परपेंडिकुलर टू द पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर क्या है, डीएस कोस थीटा है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर तो ये होगा। तो कितना आ गया, डीएस कोस थीटा, ये डीएस है, थीटा उठ गया तो ये कितना हो गया, डीएस कोस थीटा। जे इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी एस कोस थीटा, मतलब यहां से डी आई कितना आ गया भाई, जे डी एस कोस थीटा, कितना आ गया, जे डी एस कोस थीटा। इस पॉइंट के चारों ओर जो हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट यहां पे कंसीडर किया, उससे निकलने वाला करंट आ गया डी आई। अब यहां पे इस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, उन सभी का एक करंट डेंसिटी होगा, क्लियर है। अब जैसे क्वेश्चन ये आ जाए आपके पास कि भाई टोटल करंट बताओ कितना निकल रहा है, टोटल करंट आई निकल रहा है ये पता है अपने को, लेकिन इस फॉर्म में कितना निकलेगा, हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे इसके लिए, जैसे इसके लिए डी आई डी आई डी आई डी, सभी को जोड़ देंगे तो अपने पास आई निकल के आ जाएगा। और ये कितना होगा आई, इंटीग्रेशन जे डी एस कॉस थीटा, यानी आई कितना हो जाएगा, जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के फॉर्म में। ये मेरे पास जे आ गया डी आई अपॉन डी एस, इसको मैंने डी आई अपॉन डी एस कोस थीटा भी लिख सकता हूं। ये तो कब है, जब आपका जो डीएस है परपेंडिकुलर है, ये कब है, जब आपका डीएस परपेंडिकुलर नहीं है तो, क्लियर है। तो अपने पास जे क्या आया, डी आई अपॉन डी एस, मतलब करंट और फिर एरिया भी कौन सा, परपेंडिकुलर एरिया। चलो ये है आपका करंट डेंसिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में, कहां पे डिफाइन होगी, पॉइंट पर डिफाइन होगी। फॉर्मूला क्या होगा, डी आई अपॉन डी एस, यानी करंट अपॉन परपेंडिकुलर एरिया, ये है। चलो जैसे अभी यहां पे जैसे पूरा करंट सेम होता, आपका करंट जो है वो पूरा सभी जगह आई होता, सभी जगह आई होता, और पूछे कि भाई इस पूरे कंडक्टर के लिए ये बताओ कितना करंट डेंसिटी है। तो यहां पे मान लिया कि इसका एरिया ए है, और यहां से निकलने वाला करंट आई है, तो मेरे पास जे कितना हो गया, आई अपॉन ए, यूनिफॉर्मली आपका करंट है, तो क्लियर है। अलग अलग तरीके से हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, और ये मैंने सारे टॉपिक आपको पढ़ा रखे हैं, अच्छे से बता रखे हैं। चलो थर्ड नंबर पे जो टॉपिक हम देख रहे हैं ये है अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, देखो समझो, जैसे ये आपके पास एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर, और इसमें क्या होते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब आपने इसको किसी सर्किट से नहीं जोड़ा, मतलब किसी बैटरी से नहीं जोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रैंडमली मोशन करते हैं ऐसे, इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, कोई इधर कोई इधर, ठीक है, इनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, एक रैंडमली मोशन करते हैं,
ठीक है। इस कारण अगर हम इनका एवरेज वेलोसिटी निकालें, क्या एवरेज वेलोसिटी, तो ये अपने पास 0 आएगा। भाई इनका खुद का वेलोसिटी है लेकिन एवरेज निकालें, रैंडमली मूव कर रहे हैं, इसलिए कितना हो जाएगा 0। लेकिन इन्हीं इलेक्ट्रॉन पे या मैं कहूं इसी कंडक्टर पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे, तो इन पर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इस प्रकार से प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्रकार से फोर्स लगेगा, जिससे क्या होगा भाई, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे। यस, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि थोड़ा सा फोर्स लगेगा, जिससे थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करेंगे स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो उस टाइम पे अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, उस टाइम पे जो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो 0 नहीं आएगी। यहां पे तो क्या हो रहा था, टोटल कटकटा के टोटल 0 हो रहा था, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, लेकिन यहां पे एक डायरेक्शन आ रही है, इस कारण एवरेज वेलोसिटी यहां पे क्या 0 नहीं आएगी। और ये जो 0 नहीं आएगी, ये जो वेलोसिटी आएगी एवरेज, इसी को अपन क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का कितना एवरेज वेलोसिटी है, वही क्या होता है, मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, अपवाह वेग होता है। क्या होता है, क्या फॉर्मूला निकल के आता है, बात करते हैं। जैसे ये अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसको हमने यहां पे बैटरी से जोड़ दिया, ये लो, इसमें क्या है भाई, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आयंस भी तो है, मतलब आयंस का मतलब पॉजिटिव प्लस भी तो है, अरे न्यूक्लियाई भी तो है, फिर इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये किधर मूव करेंगे, इधर, तो इलेक्ट्रिक करंट इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। बात क्लियर है? तो यहां पे बात करते हैं कि भाई यहां पे फोर्स लगेगा F, वो कितना होगा माइनस ई वेक्टर फॉर्म में, और F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। बात क्लियर है? और यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो एक्सीलरेशन यहां पे लगता है ना, ये 2 सक्सेसिव कोलिजन के लिए लगता है। क्या होता है कोलिजन, मतलब यहां पे जो माइनस होते हैं, यहां पे प्लस भी है, उनसे टक्कर करेंगे, तो एक टक्कर हो गई, फिर दूसरी टक्कर जब होती है उसके बाद में इनका एक्सीलरेशन खत्म है, वापस से वो रैंडमली मोशन करने लग जाते हैं। मतलब ये जो यहां पे क्या होता है, ये जो एक्सीलरेशन इनको मिलता है, ये ओनली 2 कोलिजन के लिए ही मिलता है, उसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट काम में नहीं आता। वापस से फिर उन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, फिर वापस से वो मूव करते हैं, केवल 2 कोलिजन तक ही पर्याप्त होता है ये एक्सीलरेशन, ये कॉन्सेप्ट है यहां पे। तो F इज इक्वल टू एम ए, यहां पे ध्यान रखना 2 कोलिजन, ओनली 2 सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन 2 सक्सेसिव, 2 लगातार जो टक्कर होने वाली है उसके लिए पर्याप्त है। क्लियर है? यहां से इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, माइनस ई इज इक्वल टू एम ए, और यहां से एक्सीलरेशन कितना हो गया, माइनस ई अपॉन एम। हमें पता है v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए डॉट टी। यहां पे ये t कौन सा है, ये t है कि जैसे एक कोलिजन हुआ और दूसरे कोलिजन के जस्ट पहले का टाइम, दूसरे कोलिजन के जस्ट पहले का कितना टाइम है, t है। स्टार्टिंग में कितना था u, बाद में कितना है लास्ट में, जब सेकंड कोलिजन करने वाला है, मतलब टक्कर करने वाला है, तब उसका v है, फाइनल v है, स्टार्टिंग u है, a एक्सीलरेशन है, t वो टाइम है। टाइम मतलब टाइम इंटरवल हो गया, एक के बाद में दूसरा टक्कर कर रहा है, क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, 2 लगातार टक्करों के मध्य समय अंतराल। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है? यहां से मैं e का मान रखता हूं, e की वैल्यू रखता हूं, तो कितना होगा, माइनस ई अपॉन एम डॉट टी। अगर मैं इसका एवरेज ले लू यहां पे, तो v का एवरेज तो हो गया मेरा vd फाइनल में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, u क्या है, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना है एवरेज 0, अभी देखा था थोड़ी देर पहले, और यहां से कितना माइनस ई अपॉन एम, और ये जो t का जो एवरेज है ये हो जाता है टो, इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, मतलब एवरेज
टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये टी क्या था, ओनली टाइम इंटरवल दो सक्सेसिव कोलिजन के लिए, और ये टो क्या आ गया, एवरेज आ गया। क्लियर है? तो यहां से वीडी कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया माइनस ई टो अपॉन एम। ये होता है मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्पीड की बात करूंगा तो वीडी हो जाएगा मेरा ई टो अपॉन एम। क्लियर है? तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक। बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की, और ये है अपना मोबिलिटी। फोर्थ, मोबिलिटी, गतिशीलता। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी, मोबिलिटी को प्रदर्शित करते हैं म्यू से। होता क्या है, वीडी अपॉन ई। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, उसे क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। यहां पे बात करें इसकी यूनिट की और इसका फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसे वीडी कितना हो गया अपने पास, ई टो अपॉन एम और अपॉन ई, तो ई से ई कट गया, कितना आ गया, ई टो अपॉन एम। यूनिट की बात करें तो यूनिट देखो यहां पे, वीडी क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है, मतलब मीटर पर सेकेंड। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये कितना हो गया, वोल्ट पर मीटर। कितना आ गया, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट डॉट सेकेंड, ये इसके यूनिट हो जाता है। क्लियर है? तो ये था भाई आपका मोबिलिटी यानी गतिशीलता। फिफ्थ टॉपिक की बात करते हैं, और ये है अपने पास रिलेशन। कुछ रिलेशन है, जिसमें पहला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेट सपोज कि ये आपके पास एक कंडक्टर है। क्लियर है? ये कंडक्टर है और इसे बैटरी से हमने यहां पे जोड़ दिया। ठीक है, इसमें क्या है भाई, आपके क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया है। मान लिया इसकी लेंथ अपने पास L है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। क्लियर है? यहां पे एक चीज और कंसीडर कर ली कि N यहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे हैं, पर यूनिट टाइम है। पर यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी यूनिट वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, यूनिट वॉल्यूम के लिए। यहां पे इसका वॉल्यूम कितना होगा, a एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। तो कंप्लीट वॉल्यूम के लिए कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंप्लीट वॉल्यूम। अगर यूनिट वॉल्यूम के लिए n है तो कंप्लीट वॉल्यूम यानी v के लिए कितना होगा, n मल्टीप्लाई v कितना, AL, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। टोटल चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू, हमें पता है NE होता है। n यहाँ पे कैपिटल ले लेता हूं, नहीं तो आप बोलोगे ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो की पर यूनिट टाइम है, ऐसा नहीं है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये E क्या है, चार्ज। यही तो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, NaL और E, ये आ गया अपने पास टोटल चार्ज। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो कि होता है Q अपॉन T। कितना है, NaLE, T क्या है, टाइम, और ये क्या होगा, मतलब एक टाइम इंटरवल, जो कि होगा अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे पढ़ा होगा ना, समय बराबर दूरी बटे में चाल। स्पीड कितना है, vd तो है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, क्या है, vd। L से L कट गया, कितना आ गया, NeAVD, ये अपने पास आ गया इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। क्या क्या कंसीडर किया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम n है, कंप्लीट वॉल्यूम क्या होगा, AL होगा। तो इन कंप्लीट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, n को AL से मल्टीप्लाई किया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू कितना होता है, NE, n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
जो कि है एन ए एल, ई से मल्टीप्लाई, ये क्यू आ गया। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यहाँ पे क्यू की वैल्यू रखी, टी को हमने रखा एल अपॉन वी डी, और यहां से रिलेशन निकल के आ गया एन ई ए वी डी। सिक्स्थ रिलेशन की बात करते हैं, और यह है अपना सिक्स्थ टॉपिक, सिक्स्थ पॉइंट, जो कि है VD एंड V के बीच में, VD एंड V के बीच में, क्योंकि VD कितना होता है, E2 अपॉन M होता है, क्योंकि यहां पे हम बता सकते हैं E इज इक्वल टू होगा V अपॉन L, ये वैल्यू यहां पे पुट करें तो VD कितना आ गया, EV2 अपॉन ML। ये रिलेशन आ गया VD एंड V में। क्लियर है? बात करते हैं 7th नंबर के टॉपिक की, और ये है अपना डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट, ओम के नियम का व्युत्पन्न। देखो 2-3 तरीके हैं ओम के नियम को डिड्यूस करने के। देखो सबसे पहली बात तो आपने एक चीज देखी कि जैसे कोई कंडक्टर होता है, ठीक है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक करंट भी इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे, और आपका करंट डेंसिटी भी इधर है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि जो J है, करंट डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। मतलब हम कह सकते हैं कि J इज प्रोपोर्शनल टू E होगा, J इज प्रोपोर्शनल टू E। और जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जो होता है सिग्मा, जिसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या? कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। सिग्मा जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, इसको कंडक्टिविटी कहते हैं। आपका जो करंट डेंसिटी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, और ये प्रोपोर्शनल हटता है तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्लियर है? कंडक्टिविटी क्या होता है? ये होता है 1/ρ। रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। हटा दिया टॉपिक, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सारे हटा दिए, लेकिन अभी आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि J E के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल हटता है तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाता है। हमें ये पता है J इज इक्वल टू होता है I अपॉन A, यहां पे रखें तो I अपॉन A इज इक्वल टू सिग्मा E। अब मैं E को यहां पे कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे? E इज इक्वल टू V अपॉन L रख देता हूं, इसकी लेंथ L है, E को V अपॉन L तो कितना हो गया, I अपॉन A सिग्मा V अपॉन L, I अपॉन A सिग्मा V अपॉन L। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, V इज इक्वल टू आई आर। ओम का जो नियम है, ओम का जो लॉ है, वो यही तो है। V को अकेला करना है तो यहां से V को अकेला करते हैं तो कितना हो गया, L, कैपिटल L ही है ना, तो L अपॉन A, और ये आपका इधर गया सिग्मा, और यहां पे I। यहां से L अपॉन सिग्मा A I, और 1 अपॉन सिग्मा क्या है, जो कि सिग्मा क्या है, सिग्मा 1 अपॉन रो है, तो 1 अपॉन सिग्मा क्या हो जाएगा, रो। तो यहां से V को मैं लिख सकता हूं रो L अपॉन A और I, और ये जो क्वांटिटी है ओम के लॉ की जो कंडीशन है उनके लिए ये एक कांस्टेंट होता है, और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्योंकि रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है, A एरिया है, तो ये कांस्टेंट आता है, और ये आता है R रेजिस्टेंस। और इस प्रकार से V इज इक्वल टू कितना आ गया, I R। क्लियर है? V इज इक्वल टू I R। तो ये है भाई ओम के लॉ जो है, जो ओम का जो नियम है, उसका डिडक्शन, उसका जो व्युत्पन्न है वो इस प्रकार से होगा। सेकंड मेथड भी है इसको रिड्यूस करने का, देखो वो क्या है। सेकंड मेथड देखो, जो कि I इज इक्वल टू कितना होता है, NEAVD, और VD इज इक्वल टू कितना होता है, EE2 अपॉन M। E को मैं लिख सकता हूं EV2 अपॉन ML। ये वैल्यू यहां पे पुट करता हूं तो I इज इक्वल टू NEA EV2 अपॉन ML।
यहां से मेरे पास आई आ जाता है एन ई स्क्वायर ए, एन ई स्क्वायर ए टो वी अपॉन एम एल। क्लियर है? एन ई स्क्वायर ए, एन ई स्क्वायर ए वी टो अपॉन एम एल, इतना आ गया। यहां से v इज इक्वल टू कितना हो गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, और ये आपका i, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। क्लियर है? और यहां से देखो मेरे पास इधर v इज इक्वल टू हो गया m अपॉन एन ई स्क्वायर टो एल अपॉन ए, और यहां पे i, ये होता है मेरा रो रेजिस्टिविटी। और यहां से कितना हो गया, रो एल अपॉन ए और आई। रो एल अपॉन ए को मैं क्या कहता हूं, रेजिस्टेंस आर। तो मेरे पास v इक्वल टू कितना आ गया, आर आई। हैंस प्रूव्ड, यही आपका क्या है, ओम का लॉ है। क्लियर है? 8th नंबर के टॉपिक की बात करते हैं, और ये है अपना सेल। चलो एट्थ नंबर का टॉपिक सेल। सेल क्या होता है? सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो आपका डिवाइस है उसे हम सेल कहते हैं। क्लियर है? सेल में क्या होता है, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, और ये इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इतनी जानकारी अपने को लेनी भी नहीं है। अपने को बस इतना यहाँ पे जानना है कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, मतलब 2 मेटेलिक प्लेट होती है, और उन्हीं को हम कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड। ड्यू टू रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो ड्यू टू रिडक्शन ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या होता है, एक प्लेट पे प्लस आता है, एक प्लेट पे माइनस आता है। तो ये हो जाता है अपने पास एनोड लाइट प्लस, और ये हो जाता है अपने पास कैथोड, और ये आपका माइनस। और अगर हम अब इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं तो क्या होगा, जो कि यहाँ पे पोटेंशियल में डिफरेंस हो गया, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ये पूरा क्या बन जाता है, मेरा सेल। इसी को क्या कहते हैं, सेल। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोड, मेटेलिक प्लेट, इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण एक पे प्लस आता है, एक पे माइनस आता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसको किसी रेजिस्टेंस से जोड़ दे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगा। बस इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने निकाल ली। क्लियर है? अब बात करते हैं, इसमें कुछ चीजें हैं। पहले तो बात कर लेते हैं इसके सिंबल की, इसके सिंबल की। इसका प्रतीक क्या है, ये इसका प्रतीक है जो कि हम अभी लगा रहे थे थोड़ी देर पहले। ये सेल है आपका। क्लियर है? ये अब इसमें कुछ डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको बताई थी, जैसे ई वी आर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये 3 आपके डेफिनेशन यहाँ पे बनती है, 3 टर्मोलॉजी बनती है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, पूछता है। इनके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई क्या है, जब आपका सेल ओपन सर्किट में है, जब आपका सेल ओपन सर्किट में है, ओपन कंडीशन में है। ओपन कंडीशन का मतलब, जैसे ये यहां पे आपका एक सेल हो गया और इसको आपने किसी अदर रेजिस्टेंस से जोड़ा नहीं है, तो आपका सेल किस पोजीशन में हो गया, ओपन पोजीशन में हो गया, ओपन कंडीशन में हो गया। तो उस केस में इसके इलेक्ट्रोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको कहते हैं ई। बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V की। इसको हम यहां पे किसी रेजिस्टेंस से जोड़ दें तो ये क्लोज सर्किट हो गया,
कैसा सर्किट हो गया, क्लोज सर्किट। जब सेल आपका क्लोज्ड सर्किट में है, क्लोज्ड पोजीशन में है, क्लोज्ड कंडीशन में है, उस केस में यहां पे टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसे कहते हैं V। E कब है, जब सेल आपका ओपन में है। ओपन में है मतलब यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ जुड़ा ही नहीं है। बात क्लियर है। V कब है, जब इसको आपने किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया है, मतलब यहां से करंट निकल रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जा रहा है, उस केस में टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वो V है, TPD है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E कब है, जब सेल ओपन सर्किट में है, तब उस केस में इलेक्ट्रोडों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। तो ये E हो गया, ये V हो गया। बात करते हैं R की। R क्या है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है अपनी तरफ से, किसको, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको, मतलब उसके फ्लो में रेजिस्टेंस, उसके फ्लो में रोड़ा डालता है, उसके फ्लो में खड्डा डालता है, खड्डा करता है, कांटे डालता है, और वही क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसका, सेल का। क्या, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां पे कैसे होता है भाई, देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन आपके इधर मूव करेंगे, जैसे नेगेटिव आयन आपके इधर मूव करेंगे, इधर नहीं, इधर, और पॉजिटिव इधर। क्लियर है। करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है भाई, जो आपके नेगेटिव, जो आपके चार्जेस हैं, इनके फ्लो के अपोजिट ये इधर मूव कर रहा है, तो आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। क्लियर है। तो अब यहां पे क्या होगा, कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो उसके कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस आएगा। तो वो जो रेजिस्टेंस होगा इसके थ्रू जो दिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के थ्रू, वही क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और इसे प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं R से। ठीक है, ये तो हो जाता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। अरे ये IR मत कर लेना, रेजिस्टेंस कर देता हूं मैं इसको। ठीक है। V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, RVE। ये तीन टर्मोलॉजी यहां पे थी। R कौन देता है, ये। V कब आता है, जब आपका सेल क्लोज में है। E कब आता है, जब आपका ओपन में है, क्लोज्ड में है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। चलो ये सारा आपके पास हो जाता है, तीनों टर्मोलॉजी यहां पे कंप्लीट होती है, तीनों डेफिनेशन पूछता है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, उससे पहले इसमें सेल इक्वेशन की बात करते हैं। किसकी, सेल इक्वेशन की। देखो जब सेल चार्ज हो चुका है, मतलब डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज है, सॉरी डिस्चार्ज है ना, क्या है, सेल डिस्चार्ज है। पहले डिस्चार्ज लेते हैं, फिर सेकंड लेंगे चार्जिंग पोजीशन में, चार्जिंग केस में, जब हम चार्ज कर रहे हैं तो, और जब सेल को हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, मतलब डिस्चार्ज है, चार्ज कर लिया जितना करना था। ठीक है। डिस्चार्ज केस में है तो उस केस में क्या होगा भाई, यहां से हम इसको किसी बाहर रेजिस्टेंस से जोड़ सकते हैं, तो इससे करंट फ्लो होगा। किससे करंट फ्लो होगा, इससे। किसमें, इसमें जाएगा। इससे करंट फ्लो होगा, इसमें जाएगा। इससे करंट फ्लो होगा, बाहर वाले उसमें जाएगा। मतलब बाहर वाला कितना है, V, अंदर वाला कितना है, E। टोटल तो E है ना। V क्या है, क्लोज हो गए ना, यहां पे टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे टर्मिनल यही तो है, तो मतलब ये पॉइंट आ गया, इनके बीच में कितना है, V इज इक्वल टू IR, यही तो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लोज कर देंगे तो V इज इक्वल टू IR होगा। क्लियर है। वैसे कितना है, E। तो यहां से आपका इलेक्ट्रिक करंट जाएगा किधर से, E से, किधर की ओर, V की ओर। E ज्यादा है, V क्या है, कम है। E ज्यादा है, V कम है। E ज्यादा है, V कम है। कब, डिस्चार्ज केस में। डिस्चार्ज है मतलब हमने अब इसको यूज करना है, डिस्चार्ज मतलब हमने अब इसको यूज करना है, तो यूज करेंगे मतलब सेल से करंट लेंगे,
तो मतलब सेल का ई ज्यादा है, वी कम है, तो ई इज ग्रेटर देन वी इस केस में। तो इस केस में सेल इक्वेशन क्या होगी, ई माइनस वी। कितना है इलेक्ट्रिक करंट, आई, रेजिस्टेंस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, आर। ये हो जाती है सेल इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग केस। चार्जिंग केस पे मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। चार्ज कर रहे हैं मतलब बाहर से करंट दे रहे हैं, मतलब बाहर जो आपका V है वो ज्यादा है और यहाँ E जो है ये कम है, मतलब V इज ग्रेटर देन E। तो यहां पे क्या हो जाएगा, V माइनस ई इज इक्वल टू आई आर। ये हो जाती है सेल इक्वेशन चार्जिंग केस में और डिस्चार्जिंग केस में। क्लियर है। आगे बात करते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन कितने तरह से करेंगे भाई, दो तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे ये आपके पास एक सेल हो गया, क्लियर है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये मान लिया, ठीक है, इसको E1 मान लिया, इसको R1। फिर यहां पे दूसरा सेल आ गया, ये E2 है, फिर यहां पे आ गया R2 और सिमिलरली आगे। मतलब एक सेल का नेगेटिव जो प्लेट है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव प्लेट से जुड़े और आगे ऐसा ही चलता रहे। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है। इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपके पास R है, ये E1 है, ये E2 है। ये पॉइंट मान लेता हूं A है और ये पॉइंट मेरे पास B है और यहां पे एक पॉइंट मान लेता हूं क्या है, C है। इतनी बात क्लियर है, यस और नो। चलो ठीक है, बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इधर I, ओके। अब देखो यहां पे अपने को निकालना क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में करना क्या होता है, अपने को ई इक्विवेलेंट निकालना होता है। जो भी चीज होती है उसका इक्विवेलेंट निकालना होता है, मतलब नेट कितना आएगा, कितने सारे सेल जोड़ दिए उसका नेट निकालो। उसमें नेट में क्या, यहाँ पे तो ई और आर पड़ जाए तो ई इक्विवेलेंट निकालेंगे और आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये निकालने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे ए और बी की बात करूं, ए और बी के लिए ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया पॉइंट C से, तो AB मेरा हो गया AC और BC, AC और BC। V की बात करूं टोटल V की, यहां पे क्या होगा टोटल V, VAB, VAB इसको मैं लिख सकता हूं क्या, VAC प्लस VCB। क्लियर है, VAB प्लस VCB, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। VAC प्लस VCB। VAB क्या है, यही तो आ गया टोटल कितना, IR, कितना आ गया IR। VAB अपने पास IR और ये कितना VAC प्लस VCB। VAC कितना, इसके लिए बात कर रहा हूं, VAC कितना हो जाएगा, क्योंकि सेल इक्वेशन क्या है, E माइनस वी इज इक्वल टू IR है। तो VAC कितना होगा, E1 माइनस I1 R1, मतलब E1 माइनस I1 R1। VCB क्या होगा, सिमिलरली E2 माइनस I2 R2। क्लियर है। और यहां से IR कितना आ गया, यह आ गया मेरे पास E1 प्लस E2 माइनस I1, सॉरी करंट तो पूरा I है ना, I तो कितना I बाहर और ये हो गया R1 प्लस R2। और ये क्या है मेरे पास, टोटल V है ना, तो इसको टोटल V ले लेता हूं और ये कितना E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2।
कंपेयर करता हूं V को कैसे, E इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट से। मेरे पास E इक्वलेंट कितना आ गया, E1 प्लस E2, और R इक्वलेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2। क्लियर है ये। VAB जो था उसको मैंने लिखा VAC प्लस VCB, इसको IR भी लिख सकता हूं। ये हो गया E1 माइनस IR1, ये हो गया E2 माइनस IR2, और यहां से इससे कंपेयर किया तो E इक्वलेंट मेरे पास आ गया E1 प्लस E2, और R इक्वलेंट मेरे पास आ गया R1 प्लस R2। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो अपना कॉम्बिनेशन आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा भाई, जैसे ये आपका एक सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये E1 है। ये दूसरा सेल मान लेता हूं, ये E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। क्लियर है। इस प्रकार से हमने इसको जोड़ दिया। और भी कई सेल हम जोड़ सकते हैं, और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये लो इधर से मान लिया करंट I1 निकल रहा है, इधर से I2, टोटल कितना I। ठीक है, मतलब सभी सेलों का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से और उनका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे पॉइंट से जुड़ा हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पे बात करें जैसे V, ये हो गया टोटल V, और ये V सेम V, यहां पे भी V उतना ही, यहां पे भी उतना ही, यहां पे भी, बस करंट अलग अलग। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पे फर्स्ट सेल के लिए बात करता हूं, तो V इज इक्वल टू मेरा कितना, E1 माइनस I1 R1। यहां से I1 कितना, I1 हो गया मेरा E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली सेकेंड सेल की बात करूं तो V कितना मेरा, E2 माइनस I2 R2। तो यहां से I2 कितना, I2 हो गया मेरा E2 माइनस V अपॉन R2। टोटल I कितना, I1 प्लस I2। ऐड करता हूं तो I कितना आ गया मेरे पास, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 मल्टीप्लाई माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्लियर है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करता हूं, ये मेरे पास I है और यहां पे ये कितना हो जाएगा, R1 R2, ये हो जाएगा E1 R2 प्लस ये हो जाएगा E2 R1, ये माइनस में 1 अपॉन R1 R2, और ये हो गया R1 प्लस R2। ये जो टर्म है इसको मैं इधर लेके आता हूं तो मेरे पास हो जाता है V R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। क्लियर है। अब आके यहां पे क्या करता हूं, V को अकेला करता हूं, तो V अकेला यहां पे, इसको इधर ट्रांसफर करता हूं तो R1 R2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, कितना आएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। यहां पे बात करें आगे, माइनस में I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। V इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट, ये होता है। तो यहां से ये तो आ गया E इक्वलेंट और ये आ गया मेरे पास R इक्वलेंट। बस खेल खत्म है यहीं पे, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है। और इस प्रकार से अपना चैप्टर 5 कंप्लीटली रिवाइज होता है, कंप्लीटली अच्छे से देखा जाता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 6 का रिवीजन। चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका रिवीजन करेंगे और इस रिवीजन के बाद में आगे की स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।